ठीक है कि डेफर ना करें तो फिर वो हिडन नोड वाला इशू अगर हो जाएगा, अगर डेफर कर देते हैं तो फिर डिले आ जाता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आरटीएस के मैकेनिज्म के अंदर उन्होंने एक थोड़ी सी प्रिविलेज रखी हुई है कि अगर ये दोनों नोड्स सिंक हैं, ठीक है, इनके जो क्लॉक्स हैं वो बिल्कुल सेम फ्रीक्वेंसी और सेम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो देन ये इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। इसकी फिर उन्होंने प्रोटोकॉल में मजीद एडिशन कर दी कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। अगर इन दोनों के क्लॉक सिंक हैं, दोनों नोड सिंक हैं और एक नोड आरटीएस हेयर करती है, ठीक है, मतलब दोनों सेंटर्स हैं, ये वाले दोनों सेंटर हैं, तो S2 को आरटीएस तो मिल गया S1 का, लेकिन उसको सीटीएस नहीं मिला, क्योंकि सीटीएस जो है वो किसने भेजा होगा, R1 ने, और R1 जो है वो S2 की विसिनिटी में नहीं आ रहा, रेंज में नहीं आ रहा। ठीक है, तो ऐसी सूरत में इसके पास ये चांस है, मतलब नोड में, मतलब उस प्रोटोकॉल में उन्होंने अलाउ कर दिया कि अगर आपने आरटीएस तो मिल रहा है लेकिन सीटीएस नहीं मिल रहा तो आप ट्रांसमिशन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपका क्लॉक जिसका आपको आरटीएस मिला है उसके क्लॉक के साथ सिंक होना चाहिए। अगर सिंक नहीं होगा तो इशू क्या होगा, और सिंक होगा तो इशू क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। कि देखिए, S1 ने आरटीएस इशू किया, S2 को भी मिला, और उसके बाद R1 ने इसका सीटीएस इशू किया होगा, लेकिन वो S2 को नहीं मिला। तो S2 को पता चल गया यहाँ पे इस लॉजिक की वजह से कि इस वक्त ये एक्सपोज नोड वाला इशू अगर हो रहा है। ठीक है, अब अगर S1 और S2 दोनों सिंक हैं और दोनों एट अ टाइम अपने डाटा को ट्रांसमिट कर देते हैं, तो होगा ये कि R2 को अपना डाटा मिल जाएगा और R1 को अपना डाटा मिल जाएगा। लेकिन अगर इनके क्लॉक सिंक नहीं है, ये दोनों नोड आपस में सिंक नहीं है, तो उसमें इशू क्या होगा कि अगर S1 ने फॉर एग्जाम्पल 1 सेकेंड के ऊपर डाटा ट्रांसमिट करना शुरू किया और S2 को 1 सेकेंड थोड़ा सा डिले आ गया, 1 मिली सेकेंड डिले आ गया, उसने 2 मिली सेकेंड के ऊपर डाटा ट्रांसमिट करना शुरू किया। ठीक है, तो अब होगा ये कि इनके पैकेट्स तो R2 और R1 के पास पहुंच जाएंगे, बट जब R1 और R2 इन पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट भेजेंगे ना, तो एक्नॉलेजमेंट के केस में अब ये S1 और S2 दोनों रिसीवर बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर S1 ने ट्रांसमिशन पहले स्टार्ट कर दी थी और S2 ने ट्रांसमिशन बाद में स्टार्ट की, तो होगा ये कि S1 की ट्रांसमिशन पहले कंप्लीट हो जाएगी, R1 का उसको जवाब आना शुरू होगा, एक्नॉलेजमेंट आना शुरू होगी। जब वो एक्नॉलेजमेंट S1 के पास आ रही होगी तो उस वक्त S2 की भी स्टिल ट्रांसमिशन चल रही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्नॉलेजमेंट वाला इधर से पैकेट आएगा, इधर से S2 का डाटा वाला पैकेट आएगा, तो वो गार्बेज बन जाएगा। ठीक है, तो अब S1 के ऊपर आके जो एक्नॉलेजमेंट वाला पैकेट है वो लॉस हो जाएगा। समझ आ रही है? तो इसकी वजह से अगर तो दोनों सिंक हैं और एट टाइम उन्होंने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया और एट टाइम बंद की है, तो अब तो ये होगा कि ठीक है दोनों ने अपनी ट्रांसमिशन सेंड कर दी है। अब उसके बाद R1 जो पैकेट भेजेगा एक्नॉलेजमेंट का वो S1 के पास आ जाएगा और R2 जो पैकेट भेजेगा वो S2 के पास आ जाएगा और दोनों समझ जाएंगे कि हमारा डाटा डिलीवर हो गया। लेकिन अगर ज़रा सा भी इनकी टाइमिंग में फ़र्क होगा तो फिर ये वाला इशू अकर होगा कि जब S1 अपनी ट्रांसमिशन कंप्लीट करके एक्नॉलेजमेंट रिसीव कर रहा होगा उस वक्त S2 की ट्रांसमिशन भी उसके ऊपर फॉल कर रही होगी, तो उसकी वजह से एक्नॉलेजमेंट वाले पैकेट लॉस हो जाएंगे। सर ये और भी कंडीशन हो सकती है जब वो आपने आरटीएस वगैरह नहीं कर रहे, यूज़ नहीं कर रहे, उस केस में भी ठीक जाएगा। वो असल में थोड़ा सा ब्रेक मार लो, आगे क्लियर होने। हाँ ठीक है। अच्छा, यही वाली बात यहाँ लिखी हुई जो आपने एक्सप्लेन कर दी है। सर अगर R1 और R2 दोनों S1 और S2 की रेंज में होंगे क्या? R1 और R2 S1 और S2 की रेंज में होंगे फिर तो कुछ भी नहीं होगा ना, फिर तो RTS होगा तो जो भी RTS देगा उसके बाद बाकी सब रुक जाएंगे, फिर तो इशू खत्म हो जाएगा ना। ठीक है ना, क्योंकि अगर आप चारों एक ही कमरे में बैठे हुए हैं और चारों एट टाइम बोलना शुरू कर देते हैं तो किसी को भी दूसरे बंदे की समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर हम चारों आमने सामने ही बैठे हुए हैं तो फिर मैं कहूँगा जी मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो आप तीनों खामोश हो जाएंगे, फिर मैं बोलता रहूँगा और आप लोग सुनते रहेंगे और उनमें से जिसको मैं मुखातिब करके बात कह रहा हूँ वो बात अंडरस्टैंड करता रहेगा। ठीक है, फिर तो इशू खत्म हो जाएगा ना, फिर तो इशू नहीं रहेगा। एक्सपोज और हिडन नोड वाले मसले शुरू ही वहाँ होते हैं जब कुछ नोड एक दूसरे की विसिनिटी से बाहर होती हैं। सही। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सारे मसले मसाइल जो मज़ीद हैं वो किस तरह से कर रहे होते हैं, जिसमें आपका सवाल भी थोड़ा सा आगे जाके इन्हीं स्लाइड्स में क्लियर होगा। अच्छा,
अच्छा, अब ये जो वायरलेस मीडियम को अपने एक्सेस करना है, इसके लिए कुछ उन्होंने कोऑर्डिनेशन फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है, और हर नोड जो है उस वायरलेस मीडियम को उस कोऑर्डिनेशन के फंक्शन से एक्सेस करती है। और हमने ये पहले बात की थी कि यहाँ पे कुलियन डिटेक्शन से ज़्यादा कुलियन अवॉइडेंस की जा रही होती है, मतलब ये जो वायरलेस है CSM में CA यूज़ कर रहा होता है। तो ये बेसिकली DCF डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए इन चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। अपने नाम याद रखते हैं, ये दो तीन नाम है, DCF, PCF और HCF, ठीक है। अच्छा, ये जो DCF है ये एक नॉर्मल लेवल की सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। उसके बाद अगर आपको कंटेंशन फ्री सर्विस चाहिए होती है, लाइक अगर आपका कोई हाई क्वालिटी या हाई प्रायोरिटी वाला डाटा है, तो उसके लिए फिर एक और मतलब रिव्यू में है टाइप, वो है PCF, वो इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, पॉइंट कोऑर्डिनेशन फंक्शन। और इन दोनों के दरमियान में उन्होंने एक और फिर एक टेक्निक निकाली जिसको हाइब्रिड कोऑर्डिनेशन फंक्शन कहा जाता है, HCF के नाम से, ठीक है। इनको वन बाय वन अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। क्या आपका कोई क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कोई आपका? अच्छा, तो ये दो तरह की हैं। जो DCF होता है ये बेसिकली सबके लिए एक ओपन मीडियम प्रोवाइड कर रहा होता है, उसमें से फिर लोग कंटेंशन पीरियड के अंदर कॉन्टेस्ट करते हैं और उसमें फिर जो भी मीडियम को हासिल करने में कामयाब होता है वो अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। PCF जो है वो थोड़ा सा प्रायोरिटी को चेक कर रहा होता है कि किस वाली नोड्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उनको वो ज़्यादा टाइम देता है डाटा डिलीवर या ट्रांसमिट करने का। और बीच में जो HCF है वो एक दोनों का एक मलगूबा सा काम कर रहा होता है। DCF जो है वो मेन बेस है CSMA CA के एक्सेस मैकेनिज्म की। ये क्या करता है? ये करता ये है कि ये सबसे पहले जो रेडियो लिंक है इसको चेक करता है कि इस वक्त कोई और ट्रांसमिशन अगर तो नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो देन ये अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है, और अगर हो रही हो तो फिर ये अपने आप को थोड़ा सा डेफर कर लेता है ट्रांसमिशन को, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने एक तो RTS CTS मैकेनिज्म को भी इस्तेमाल कर रहा होता है, और एक उसके अलावा इसके अंदर एक रैंडम बैक ऑफ है जो कि अभी मजीद थोड़ा सा डिटेल में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जब भी कोई ट्रांसमिशन ख़त्म होती है तो उसके बाद एक रैंडम नंबर हर नोड सेलेक्ट कर लेती है, ठीक है, और उतने टाइम या उतने मिली सेकेंड के बाद फिर वो जो है ना अपनी डाटा ट्रांसमिट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इसमें होता है कि जिस नोड्स मतलब अगर 3-4 नोड एट ए टाइम डाटा ट्रांसफर करना चाह रही हैं तो वो हर एक अपना रैंडम नंबर चूज करेगी। उस रैंडम नंबर में से जिसका सबसे छोटे वाला रैंडम नंबर होगा वो पहले ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देगी। दूसरी जब स्टार्ट करने लगेगी उसको पता चलेगा कि पहले से ऑलरेडी किसी ने इंगेज कर लिया मीडियम को, तो वो अपने आप को रोक लेगी और दोबारा से वो कंजेशन वाले उसमें चली जाएगी मोड में। PCF क्या करता है? PCF जो है बजाय इसके कि इस चीज़ को सबके लिए इक्वल कर देने के ऊपर के सबके सब एक तरह के अपने एक रैंडम नंबर चूज कर लें और उस रैंडम नंबर के मुताबिक वो ट्रांसमिट करने की कोशिश करें, और जिसका सबसे छोटे वाला रैंडम नंबर जिसने चूज किया था वो जीत जाए और वो ट्रांसमिशन पहले स्टार्ट कर दे, उसकी जगह PCF ने ये किया कि PCF उन्होंने बेसिकली PCF का इशू ये है कि PCF सिर्फ और सिर्फ APs में इम्प्लीमेंट होता है, मतलब ये वाला जो फंक्शन है सिर्फ AP कंट्रोल कर रही होती है, एक्सेस पॉइंट कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सिर्फ किस में आ सकता है? इंडिपेंडेंट में आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में आ सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में, क्योंकि एपीज जो होते हैं, एक्सेस पॉइंट्स होते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले नेटवर्क के अंदर होते हैं। जो इंडिपेंडेंट होते हैं उसके अंदर सारी नोड्स इक्वल होती हैं, उसमें कोई एक्सेस पॉइंट नहीं होता। तो एक्सेस पॉइंट के ऊपर उन्होंने PCF को इंप्लीमेंट किया होता है, और PCF करता ये है कि ये इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि किस स्टेशन ने ट्रांसमिशन करनी है और किस स्टेशन ने नहीं करनी, ठीक है। तो ये बेसिकली अगर उसमें प्रायोरिटी सेट कर लें कि स्टेशन नंबर 1, 3 एंड 5 जो हैं ये हाई प्रायोरिटी वाले हैं, तो जब भी आपको रिक्वेस्ट भेजें तो आपने इनको पहले चांस देना है और बाकी जो है उनको ज़रा डिले भी हो जाए तो खैर ही है। तो फिर ये कंट्रोल ये करेगा कि वो सारे के सारे जो स्टेशन हैं वो रिक्वेस्ट किया करेंगे जी हमारे पास डाटा है, आप हमें अलाउ करें ट्रांसमिट करना, और वो फिर अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक देख लेगा कि अगर किसी हाई प्रायोरिटी वाले ने रिक्वेस्ट नहीं की हुई तो फिर पहले वो आम वालों को दे देगा, लेकिन अगर आम की ट्रांसमिशन के दौरान किसी हाई प्रायोरिटी वाले की रिक्वेस्ट आ जाती है तो उसको रोक के हाई प्रायोरिटी वाले की ट्रांसमिशन को अलाउ कर देगा। कौन करेगा? नहीं, वो जो डिज़ाइनर होगा नेटवर्क का वो डिज़ाइन करेगा ना कि उसके बाद क्या होगा? डिवाइस को प्रायोरिटी सेट करेंगे ना, तो फिर वो तो डिवाइसेस खुद से कैसे करेंगी? डिवाइसेस खुद से कैसे करेंगी? ठीक है, नहीं मैंने कहा है ना कि PCF जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में होता है, इंडिपेंडेंट वाले में नहीं होता, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो
एपी के हवाले से मैनेजमेंट हो रही होगी ना, वहाँ पे कोई रूल सेट किए जाएंगे ना, फिर उन रूल्स की बेस पे प्रायोरिटी देखी जाएगी। सर रन टाइम पे वो रूल्स कौन सेट करेंगे जब अगर आप कहेंगे कि बनाते आप एक नेटवर्क रन टाइम? देखें कोई भी रूल जो है ना वो डिज़ाइन टाइम पे इम्प्लीमेंट होगा ना, ठीक है। अब ये एक अलग बात है कि वो रूल ऐसा हो कि वो रन टाइम पे, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मैं एक नेटवर्क डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और वो केस का नेटवर्क है। मैं कहता हूँ कि जो हमने नोड्स फैकल्टी वाले उस पर रखी हुई है ना, सबनेट के ऊपर कह लें, या वो नोड्स जो कि फैकल्टी वाली हैं, ठीक है, जो फैकल्टी के लोगों के कंप्यूटर्स हैं, उनको हाई प्रायोरिटी देनी है और बाकी स्टूडेंट्स वगैरह को अपने कम प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब ये मैंने शुरू में नेटवर्क डिज़ाइन करते हुए एक रूल डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा कि अब आपके पास भी कंप्यूटर है, मेरे पास भी कंप्यूटर है, लेकिन जब हम दोनों एट ए टाइम ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे और एपी से रिक्वेस्ट करेंगे, एपी अपना रूल पढ़ेगा, तो रूल में लिखा होगा कि जो अगर इन दोनों में से जो एट ए टाइम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, उसमें से जो फैकल्टी वाला कंप्यूटर है उसको पहले अलाउ कर दो, तो वो क्या करेगा, उस रूल के मुताबिक प्रायोरिटी वाले को दे देगा, ठीक है। इसी का हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि बिलफर्ज मैं कह देता हूं कि सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो डाटा आ जा रहा है उसमें जो बैटरी रिमेनिंग है ना उसका रिकॉर्ड भी रखा जा रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। हम एक रूल सेट कर देते हैं। अब होगा ये कि जब एपी होगी हमारी, वो हर अपने से जो आसपास उसके नोड्स हैं उनकी बैटरी का स्टेटस ले रही होगी, ठीक है। अब जब भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो देखेगा इस रिक्वेस्ट, अगर 6 रिक्वेस्ट इकट्ठी आ गई है तो इसमें से सबसे कम बैटरी किसकी रह गई है, ठीक है, उसको वो पहले अलाउ कर देगा कि यार उसको वेट ना करना पड़े, उसकी ऑलरेडी बैटरी का लेवल कम होता जा रहा है, तो इसकी वजह से उसको हम इंतजार नहीं करवाते, उसको हम कहते हैं कि यार तुम पहले ट्रांसमिट कर लो ताकि तुम्हें वेट ना करना पड़े। अब ये वाली जो चीज़ है, अब ये देखें रैंडम भी होगी और डिज़ाइन टाइम पे भी सेट होगी। डिज़ाइन टाइम पे तो हमने ये वाला रूल लगा दिया। अब रन टाइम पे बैटरी किसी की ज़्यादा जल्दी लो हो रही होगी, किसी की कम जल्दी लो हो रही होगी, तो वो प्रायोरिटी चेंज होती रहेगी, ठीक है। कभी बिलफर्ज अगर मेरी इस वक्त सबसे कम है, बाकी सबकी 100% है, मेरी 75% है, तो अभी मुझे रूल मिल जाएगा, मतलब मुझे अलाउ करना मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जो कि बाकियों को वेट करना पड़ रहा है, अब उनकी बैटरी ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम हो रही है, तो थोड़ी देर बाद होगा ये कि मेरी 70% बैटरी होगी और किसी और की 65% होगी। अब क्या होगा, अब उसको पहले प्रायोरिटी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली रन टाइम पे तो हर नोड कहेगी कि मुझे ही प्रायोरिटी दे दो भाई, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पीछे कोई रूल होगा जो कि ये जस्टिफाई करेगा कि नहीं इन 5-4 में से किसको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो वो रूल नॉर्मली डिज़ाइन टाइम के ऊपर इंप्लीमेंट किए जाते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे वही सर्विस क्वालिटी वाली बात है कि फॉर एग्जांपल अगर एक नोड है वो कोई वीडियो ट्रांसमिशन कर रही है और कोई और नोड है वो डाटा ट्रांसमिशन कर रही है, तो वीडियो ट्रांसमिशन के अंदर अगर आपको डिले या वेट करना पड़ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपकी वो वीडियो रुक रुक के चल रही होगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क के अंदर जो ऑडियो वीडियो सर्विसेज हैं उनको पहले ज़्यादा प्रायोरिटी मिल जाए और जो दूसरी वाली सर्विसेज हैं उनको थोड़ा बहुत आगे पीछे हो भी गया, तो सिर्फ ये हुआ कि स्पीड स्लो होगी है ब्राउजिंग की, लेकिन बाकी वो काम उनका चलता रहेगा। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि HCF को यूज़ करते हैं। HCF ये करता है कि वो स्टेशंस को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट सर्विसेज की क्यू बनाना शुरू करते हैं कि फॉर एग्जांपल ऑडियो वीडियो की अलग क्यू हो और जो आपकी डाटा सर्विस या डाटा वाले पैकेट्स हैं उनकी अलग क्यू बन रही हो, ठीक है। और वो जब भी पैकेट ट्रांसमिट करे तो उसके अंदर वो जब भी उसको बारी मिले तो वो पहले अपने ऑडियो वीडियो वाले पैकेट्स को ट्रांसमिट कर दे ताकि उनकी डिले वगैरह जो है वो इशू क्रिएट ना करें कि वीडियो आपकी रुक गई है या डाटा आना रुक गया। और जो दूसरे डाटा वाले पैकेट्स हैं जिनके अंदर ऑडियो वीडियो का डाटा नहीं है, मतलब वो अलग अलग से क्यूज़ बना लेगा पैकेट्स की और उनको उनकी टाइप के मुताबिक सर्विस प्रोवाइड करा होगा। तो ये बेसिकली HCF के अंदर आ रहा होता है। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो नॉर्मल डिलीवरी है ये DCF को डायरेक्ट इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन HCF और कंटेंशन फ्री वाली डिलीवरी जो होती है उसके ऊपर फिर PCF का या HCF का शेल आ जाता है, ठीक है। और वो उस हिसाब से डाटा को आगे प्रोवाइड करवाती है। उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुए हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे पीछे डिस्कस किया था कि जब भी कोई नोड ट्रांसमिट करना चाहेगी तो ये वो PCF, DCF, HCF को इस्तेमाल करते हुए देखेगी कि इस वक्त हमारा जो कैरियर है या जो हमारा मीडियम है वो इस वक्त खाली है या एक्टिव है। अगर खाली है तो फिर वो DCF, HCF या PCF में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल करते हुए डाटा ट्रांसमिट करेगी। अगर वो ऑलरेडी कोई ट्रांसमिशन हो रही है तो फिर वो अपने आप को थोड़ी देर के लिए रोक लेगी। तो उस मकसद के लिए जो काम या जो तवज्जो की जाती है वो होती है कैरियर सेंसिंग फंक्शन, ठीक है।
कैरियर सेंसिंग फंक्शन का मकसद ये है कि ये चेक करे कि इस वक्त जो मीडियम है वो मेरे लिए ट्रांसमिट करने के लिए अवेलेबल है या इस वक्त ऑलरेडी कोई ट्रांसमिशन इसमें अगर हो रही है, ठीक है। इसके दो तरह के फंक्शन 802.11 मैनेज कर रहा होता है, जिसमें से एक है फिजिकल कैरियर सेंसिंग और दूसरा है वर्चुअल कैरियर सेंसिंग। दोनों का मकसद सिर्फ एक है कि ये चेक करता है कि आपका जो भी मीडियम है, वायरस मीडियम जो है वो इस वक्त फ्री है या बिजी है। अगर फ्री है तो ठीक है, वो कहेगा कि ठीक है डाटा भिजवाएं, मैं आगे ट्रांसमिट कर देता हूँ। अगर फ्री नहीं है तो वो बता देगा कि अभी बिजी है, थोड़ी देर वेट कर लें, ठीक है। इसमें जो हमने देखा कि दो तरह के होते हैं, फिजिकल और वर्चुअल। तो जो फिजिकल होता है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है अपने मीडियम के बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, ठीक है। क्योंकि फिजिकली इस चीज़ को चेक करना कि इस वक्त कोई ट्रांसमिशन हो रही है कि नहीं हो रही, उसके लिए उसके अंदर जो सर्किटरी डालनी पड़ती है वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव, मतलब वो जो मॉड्यूल्स लगते हैं, जो कंपोनेंट्स लगते हैं, उसकी वजह से उसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाता है। अच्छा, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मतलब उन्होंने फिर वर्चुअल वाली साइट के ऊपर गए थे। और उसके अलावा एक और इशू ये भी होता है कि आप फिजिकली अपनी विसिनिटी में चेक कर सकते हैं ना, जितनी आपकी रेंज है। तो अगर कहीं और पे हिडन नोड है तो आप अपने तौर पे तो सेंस कर लेंगे कि इस वक्त कोई ट्रांसमिशन अगर नहीं हो रही, लेकिन वही बात है कि जिस वक्त आप डाटा भिजवाएंगे तो जो रिसीवर साइड होगी उसके ऊपर कोई और हिडन नोड उसको डाटा भिजवा रही हुई, तो आपका डाटा, आपको तो यही पता लग रहा होगा कि इस वक्त क्लियर है मीडियम, मुझे कोई भी ट्रांसमिशन फील नहीं हो रही, लेकिन इसलिए फील नहीं हो रही होगी जो एक्चुअली ट्रांसमिशन अगर हो रही है वो आपकी विसिनिटी से बाहर हो रही होगी, ठीक है। तो उसके बाद जब आप डाटा भिजवाएंगे तो वही वाला हाल होगा जो हिडन नोड में हमने देखा था कि दोनों अलग अलग विसिनिटी से जब डाटा एक नोड के ऊपर भिजवाएंगे तो वहाँ पे हिडन नोड प्रॉब्लम अगर हो जाएगा और वो डाटा रिसीव नहीं हो पाएगा प्रॉपर। तो इन दो वजूहत की वजह से फिजिकल CSF को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। नंबर एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरी बात ये एक्सपेंसिव होने के बावजूद इसके रिजल्ट दो एक्यूरेट होते हैं, बट अपनी एरिया की हद तक, अपनी रेंज की हद तक। इससे बाहर वाले जो इश्यूज होते हैं हिडन नोड वाले, उनको ये कैटर फॉर नहीं कर रहा होता। और ये PLCP वो जो हमने पिछले वाले लेक्चर में वो 3-4 वो एरियाज देखे थे, हमने देखा था PLCP वो लाइन होती है जहाँ पे LLC लॉजिकल लिंक लेयर को और फिजिकल लेयर को वो बाउंड्री बना रही होती है। तो ये PLCP के ऊपर वो इम्प्लीमेंट हुआ होता है और ये स्लो होता है और बट रिलायबल ज़्यादा होता है, क्योंकि ये फिजिकली सेंस कर रहा होता है कि इस वक्त फ़िज़ा में कोई बिट्स, कोई डाटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई नोड ट्रांसमिशन कर रही है, और अगर कोई डाटा नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि नोड ट्रांसमिशन नहीं कर रही। लेकिन इसमें एक और इशू होता है कि ये लाइक वही वाली बात है, जैसे हमने एग्जांपल दी थी कि अगर आपके आसपास में गर्दो नवाह में किसी ने माइक्रोवेव ओवन ऑन करके कोई खाना गर्म कर रहा है, तो उसकी वजह से डाटा निकल रहा है, जो उसकी बेसिकली माइक्रोवेव की जो रेज निकल रही हैं, वो भी जब इसको रिसीव होंगी तो ये उनको डाटा की तौर पर सेंस कर सकता है कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई पैकेट्स आ रहे हैं। वो हालांकि पैकेट नहीं होंगे एक्चुअली, वो तो माइक्रोवेव की वो जो रेडिएशन है वो होंगी जो कि कुछ भटकती यहाँ पे आ गई होंगी, लेकिन उसकी वजह से ये समझेगा कि इस वक्त शायद मीडियम बिजी है और वो अपनी ट्रांसमिशन को रोक लेगा, हालांकि उस वक्त कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रही होगी। अच्छा, सेकेंड चीज़ यहाँ पे आती है वर्चुअल कैरियर सेंसिंग फंक्शन। अच्छा, ये सारे का सारा जो काम कर रहा होता है वो नेफ के ऊपर कर रहा होता है, नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर के ऊपर। अब ये नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर क्या चीज़ है? ये सिंपल एक टाइमर है, एक वैल्यू है टाइम की, ठीक है, और ये कोई प्लस माइनस होती रहती है, और जब ये जीरो पे पहुंचती है तो ये समझ जाता है कि इस वक्त कैरियर फ्री है और ट्रांसमिशन स्टार्ट कर देता है। और अगर ये जीरो से ज़्यादा हो, मतलब इसके अंदर कोई नंबर आ रहा हो, तो ये समझ जाता है कि फ़िलहाल जो हमारा मीडियम है वो इस वक्त किसी ने बुक किया हुआ है और इस वक्त में वो ट्रांसमिशन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, द नैव इज टाइमर दैट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ टाइम द मीडियम विल बी रिजर्व्ड इन माइक्रोसेकंड। माइक्रोसेकंड में ये मतलब नैव की वैल्यू होती है कि कितने माइक्रोसेकंड तक के लिए सिस्टम बिजी है, और ये अपने आप को लेस भी करता जा रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें होता यह है कि जब भी कोई स्टेशन ट्रांसमिट करने लगता है तो वो एक नैव सेट कर देता है, नैव की वैल्यू सेट कर देता है कि मैं फॉर एग्जांपल इस मीडियम को 5 माइक्रोसेकंड के लिए रिजर्व कर रहा हूँ। तो ये जिस नोड के पास जाता है वो अपने अपने नैव की वैल्यू में 5 डाल देती है, ठीक है। उसके बाद फिर 5, 4, 3, 2, 1, 0, ठीक है। तो जो ही जीरो होता है उस वक्त वो सेंस कर लेती है कि इस वक्त चूंकि हमारे पास नैव की वैल्यू जीरो होगी है, इसका मतलब है कि इस वक्त जो हमारा मीडियम है वो फ्री हो चुका होगा, ठीक है। ये एक अलग बात है कि इन बिटवीन कोई और फिर से नैव की वैल्यू भिजवा दे, लाइक 10 की भिजवा दे, 6 की भिजवा दे, 4 की भिजवा दे, तो वो फिर दोबारा से
वो वैल्यू अपडेट हो जाएगी और फिर वापस रीकाउंट डाउन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ब्रेक कर लो, ये आगे सारे सवालात के जवाब आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा वही बात है कि when the nav is non-zero, the virtual carrier sensing function indicates that the medium is busy, and when the nav reaches zero, the virtual carrier sensing function indicates that the medium is now available या idle। अब आप इसमें ट्रांसमिशन के लिए कोशिश कर सकते हैं। और इस nav को इस्तेमाल करते हुए एटॉमिक ऑपरेशन ये इंश्योर किया जाता है कि ये डिसरप्ट ना हो, मतलब nav की जो वैल्यू सेट की जाती है वो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक एटॉमिक ऑपरेशन का हमने कहा था, ये जो हमारा होता है ना फ्रेम की ट्रांसमिट और फिर उसकी एक्नॉलेजमेंट, या अगर उसमें CTS भी इस्तेमाल हो रहा था तो CTS, RTS, फ्रेम सेंड और फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट, इस सारे के सारे को एटॉमिक ऑपरेशन कंसीडर किया जाता है वायरलेस लैन में। एटॉमिक ऑपरेशन क्या होते हैं? सॉरी, ठीक है, बिल्कुल सही है। एटॉमिक ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो कि एक से ज़्यादा स्टेप्स पे मुश्तमिल होती हैं, और अगर वो सारी की सारी मुकम्मल हो जाएं सक्सेसफुली तो वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कंसीडर की जाती है। अगर उनसे कोई एक स्टेप भी आगे पीछे हो जाए तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी लाइफ में एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, हम लोग अक्सर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कौन सी होगी? ATM की। ठीक है, अब ATM है, मैं मशीन के पास आता हूँ और वहाँ जाके उसमें कार्ड डालता हूँ और उससे कहता हूँ कि मुझे 10,000 रुपये निकाल दो। ठीक है, अब इसके पीछे डिफरेंट ट्रांजैक्शन हो रही होंगी। सबसे पहले तो ATM चेक करेगी मेरे बैंक में जाके कि वेदर इसके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं कि नहीं है, और प्लस मेरे पास भी 10,000 रुपये हैं कि नहीं, जो मेरे पास जो कैश का डिपॉजिट पड़ा हुआ है मशीन के अंदर। और अगर हैं तो फिर वो ये करे कि मेरे बैंक के अकाउंट में -10,000 की एंट्री डाले। ठीक है, वो डालने के बाद अपने वो जो कैश बॉक्स है उसके अंदर से 10,000 के नोट निकाले और वो 10,000 के नोट निकाल के मशीन के अंदर से बाहर निकाल दे। ठीक है, अब जब वो बाहर निकाल देगी और मैं उसको रिसीव करके पकड़ भी लेता हूँ तो यहाँ पे जाके ये पूरी ATM की ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है। ठीक है, बिलफर्स मैंने ट्रांजैक्शन की और उसने वहाँ पे -10,000 की एंट्री डाली, उसके बाद आके उसने जब अपना वो कैश बॉक्स चेक किया तो पता चला कि उसके अंदर तो 10,000 रुपये पूरे हैं ही नहीं। ठीक है, अब वहाँ पे -10,000 भी हो गए हैं और यहाँ से 10,000 मशीन के अंदर कैश भी नहीं है। या फॉर एग्जांपल अभी तो ऐसे मतलब उसमें होती हैं लगी हुई, फॉर एग्जांपल जब उसने वहाँ पे जाके मेरे अकाउंट में -10,000 की एंट्री डाल दी और उसके बाद लाइट चली गई या कम्युनिकेशन का नेटवर्क ही कट डाउन हो गया। ठीक है, मतलब कहीं पीछे से नेटवर्क की केबल कट गई, कुछ हो गया, गड़बड़ हो गई और अब वो नेटवर्क कनेक्शन बरकरार नहीं रहा, तो अब हो ये रहा है कि यहाँ से मशीन भी मुझे पैसे निकाल के नहीं दे रही क्योंकि उसका नेटवर्क रुक चुका है या पावर चली गई है, उधर से -10,000 की एंट्री भी डल गई है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल को बचाने के लिए इन सारी ट्रांजैक्शन, इन सारे स्टेप्स को एक एटॉमिक ऑपरेशन लिया जाता है। इनमें से कोई भी एक स्टेप अगर फुलफिल नहीं होता तो पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाती है, वो मशीन पैसे भी नहीं निकालेगी और वो जो -10,000 की एंट्री डाली है उसकी जगह +10,000 की दोबारा से एंट्री वहाँ पे डाल देगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एटॉमिक ऑपरेशन होता है वायरलेस के केस में वो होगा कि आपका RTS, CTS, फ्रेम और एक्नॉलेजमेंट, ये सारी की सारी अगर कंप्लीट होती है तो एक एटॉमिक ट्रांजैक्शन कंसीडर होगी। अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ मिसिंग होती है तो वो फिर ये सारे का सारा रिवर्स हो जाएगा और फ्रेम फिर दोबारा से रीट्रांसमिट होगा। यहाँ पे हम अब इसको थोड़ा सा एक ड्राई रन करके देखते हैं कि ये सारे का सारा काम कैसे होगा। तो हमारे पास एक लाइन है जिसमें हमें सेंडर नज़र आ रहे हैं, एक और लाइन है नीचे जिसमें रिसीवर नज़र आ रहा है और उसके नीचे नैव शो हो रहा है कि नैव वाले केस में क्या क्या होगा। तो जब सेंडर RTS इशू करेगा, रिक्वेस्ट टू सेंड इशू करेगा, तो उसके साथ साथ वो एज्यूम करेगा कि मेरी जो ट्रांसमिशन है ये तकरीबन कितना टाइम लेगी। उसको पता है कि अगर मैं RTS करूंगा तो उसके जवाब में मुझे CTS मिलना है, उसका भी कोई टाइम लगेगा CTS के आने का। ठीक है, उसके बाद मेरे पास जो डाटा है उसको मैं फ्रेम बना के डाटा को भिजवाऊंगा तो उसमें कितना टाइम लगेगा, और फिर जब इस डाटा की मुझे एक्नॉलेजमेंट वापस मिलेगी तो फिर कितना टाइम मिलेगा। ठीक है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि हर स्टेप के ऊपर 5 माइक्रोसेकंड लगने हैं, सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो वो सोचेगा कि अच्छा मैंने RTS भिजवा रहा हूँ, RTS भिजवाने के बाद मुझे CTS आएगा तो 5 माइक्रोसेकंड हो गए।
ठीक है। फिर जब CTS मुझे मिलेगा तो उसके बाद मैं फ्रेम भिजवाऊंगा, तो अब 5 मिलीसेकंड और ऐड हो गए, टोटल 10 मिलीसेकंड हो गए। और फिर उस फ्रेम की मुझे एक्नॉलेजमेंट मिलेगी रिसीवर की तरफ से, तो 5 मिलीसेकंड और हो गए। तो इसका मतलब है कि मैंने मीडियम को 15 सेकंड के लिए बाउंड करना है, ठीक है, कि जिस दौरान में मेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएं। तो वो ये करेगा कि RTS के पैकेट के अंदर ही वो नैव की वैल्यू को 15 सेट करके भिजवा देगा, ठीक है। अब जो ही RTS का नेटवर्क फ्लोट होगा, RTS का जो पैकेट है ये नेटवर्क के ऊपर फ्लोट होगा, तो आप नैव वाली लाइन में देखें कि 15 सेकंड के लिए नैव की जो वैल्यू है ना वो बुक हो जाएगी, ठीक है। सबसे नीचे वाली लाइन में नैव जो है वो 15 सेकंड के लिए या इस पूरी एटॉमिक ट्रांजैक्शन के लिए एक वैल्यू सेट हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब रिसीवर के पास वो RTS पहुंचता है और रिसीवर अब CTS उसने भिजवाना है, अब उसको पता है कि मैं CTS तो भिजवा रहा हूं, अब उन 15 सेकंड के काम में से ये 5 सेकंड वाला काम तो मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो अब नेटवर्क को कितनी देर के लिए बिजी होना चाहिए? 10 सेकंड के लिए, क्योंकि 5 सेकंड वाला काम तो इसमें से निकल गया, ठीक है। अब जब वो CTS भिजवाएगा तो वो उसमें नैव की वैल्यू 10 सेट करके भेज देगा, 10 माइक्रोसेकंड के। अब कितनी देर के लिए नेटवर्क को बाउंड रखने की जरूरत है? 10 मिलीसेकंड के लिए, ठीक है। अच्छा, अब जब ये आसपास की नोड के पास जाएगा तो वो अपनी वैल्यू 10 सेट कर लेंगे नैव के फंक्शन के अंदर, ठीक है, और उसको फिर 1 बाय 1 डाउन करना शुरू कर देंगे, डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। इसके बाद फ्रेम ट्रांसमिट होगा और देन उसकी एक्नॉलेजमेंट आएगी,